पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। और झंझट वो तुमको छोड़ है बाहों में गैर की, ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया। तो अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं रुड़की से तशरीफ लाए तंज़ो ज़राफ़त के एक ऐसे खूबसूरत शायर से कि जिसकी आमद का मुंतज़िर पूरा हिंदुस्तान रहा करता है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं इस मुशायरे को रूह बख्शने के लिए। इस वक्त महसूस कर रहा हूं कि आप हजरात टूट महसूस कर रहे हैं, और मैं गुजारिश करना चाह रहा हूं जनाब सज्जाद झंझट साहब से तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए जनाब सज्जाद झंझट। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ गंजडुंडवारा को। शायर बहुत है गंजडुंडवारा में, लेकिन मुशायरे बहुत कम करते हैं। लेकिन हाशिम नोमानी साहब ये महफिल सजाते हैं। मैं हाशिम नोमानी साहब का कायल इसलिए हूँ कि ऑल इंडिया लेवल के बहुत शायर, लेकिन मुशायरे करना बड़ा मुश्किल काम है। सर्दी के मौसम में कुछ लोग चले गए, यहाँ से मैं 4 मिसरे आपकी नजर कर रहा हूँ कि ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए। हाँ, कुछ लोग चले गए कि ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए, वो बोले कि बेगम है आज बहुत सर्दी। ठिठरते हुए जब मियाँ घर में आए, वो बोले कि बेगम है आज बहुत सर्दी। जो गरमाई बैठी थी बेगम ये बोली, कहाँ मर गया था कहाँ देर कर दी। हाँ, कहाँ मर गया था कहाँ देर कर दी। अच्छा है भाई, वाह। मैं एक मुशायरे के हवाले से अभी कवि सम्मेलन के हवाले, कवि सम्मेलन में लेडीज सामने बैठती हैं, लेकिन रॉ जो है बड़ा सिस्टमेटिकल ढंग होता है। इधर लेडीज बैठी हुई थी, इधर जेंट्स बैठे हुए थे। इधर लेडीज बैठी थी, इधर जेंट्स। तो जब भी मैं पढ़ता था एक साहब उठते थे, बार बार मुझे डिस्टर्ब करते थे। कभी उठते थे इधर जाते थे, तो मैंने उन्हें डांटने के इरादे, मैंने भाई साहब आप शांति के साथ बैठ जाओ। मुझे नहीं मालूम था कि सामने एक लेडी बैठी थी, उनका नाम शांति था। जैसे ही मैं उनसे बोला कि आप शांति के साथ बैठ जाओ, तो खड़ी हो गई। चल बिठा के देख मेरे साथ। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो, दोस्तों झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। वाह, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। और ये भी देखें कि एक बनारस के शायर, बहुत एजाज बनारसी साहब बड़े मशहूर शायर है मरहूम, उनका एक मिसरा कि तुम्हारी एक शेर है, उसका एक मिसरा तुम्हारी शेर यह है कि तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता। जो कहा गुस्से से तुमने वही हंसकर कहा होता। तुम्हारी शान घट जाती कि मर्तबा घट गया होता। जो गुस्से से कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। तो ये अभी 3 मिसरे लगे हैं, मुलाजा फरमाए। मेरा भी काम चल जाता तुम्हारा भी भला होता। मेरा भी काम चल जाता तुम्हारा भी भला होता। जो कहा दूर से बेगम अगर सटकर कहा होता। मेरा भी काम चल जाता तुम्हारा भी भला होता। कहा दूर से बेगम वही सटकर कहा होता। मैं सभी बर्तन भी धो देता, मैं झाड़ू भी लगा देता। जो गुस्से से कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। जो गुस्से से कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। और ये भी देखे, अभी मैं लॉकडाउन में घर रहा तो मेरी बीवी से यही हालात रहे। मुझे तो ये तक सुनने को मिला बीवी से कि जितना तेरे में दिमाग है ना, इतना तो मेरा हर वक्त खराब रहे। अब आ भी जा न नखरे न झंझट दिखा मुझे। अब आ भी जा न नखरे न झंझट दिखा मुझे। ठंडी हवा है आज ये मौसम भी सर्द है। ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। ला सकता हूं मैं चांद सितारे भी तोड़कर, लेकिन मैं क्या करूं मेरे घुटनों में दर्द है। और ये भी देखे तज़वीन, कैसे बताऊं जीता हूं किस हाल जार में। सब ज़्यादा रह जाता है मेरा उधार में।
कैसे बताऊं जीता हूं किस हाले जार में, सब ज़्यादा रहा जाता है मेरा उधार में। अब तो कमी भी आ गई बीवी के प्यार में, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। और मुद्दत ये भी देखे कि मुद्दत से आरजू थी कि आंखें मेरी लड़े, मुद्दत से आरजू थी कि आंखें मेरी लड़े, आशिक बने और हुस्न से अटखे लिया करे। जूते पड़े तो कहने लगी दिल की धड़कने, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिलेदार। अच्छा भाई की फरमाइश, लेकिन मैं बता दूं कि दूर का सफर, एक पटना का भी सफर हुआ था इसी तरीके से, बहुत दूर पहली मर्तबा गया था तो मैं पूछता चला गया भाई साहब पटना आ गया कि नहीं। उतरने के बाद भी मैंने एक लेडी से, एक औरत से पूछ लिया तो उसने वहां पे जो 4 मिसरे हुए थे ये मुलाजा फरमाए। मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, मैं क्या बताऊं झंझट जब रेल से मैं उतरा, एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना, जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। और ये भी देखे, एक और तजवीन पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए, हो वो अंगूर की या और कोई मस्ती हो, कैब भोपाली साहब का मशहूर मिसरा है, शहर में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले, शहर में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले। हो वो अंगूर की या और कोई मस्ती हो, पीछे क्यों पड़ गए आखिर ये जमाने वाले। हो वो अंगूर की या और कोई मस्ती हो, पीछे क्यों पड़ गए आखिर ये जमाने वाले। और मैं कदे बंद करो शौक से, लेकिन यारो शहर में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले। क्या कहने झंझट भाई, शहर में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले। और 4 मिसरे और मुलाजा फरमा ले कि मैं अपनी वाइफ से नोक झोंक रहती है तो उन्हें मनाने के इरादे से कहा कि दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम है, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान है, लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान है, लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। रेल का सफर मेरा बहुत तवील रहा है, उधर से मैं आ रहा होता बरेली तक का, रुड़की से टिकट था, मैं ऊपर की बर्थ में लेटा हुआ था, नीचे एक लड़का लड़की बैठी थी। हर जगह कोई ना कोई झंझट देखने को मिल जाता है, खूबसूरत लड़के लड़की थे। तो एक लड़की, मैं ऊपर लेटा हुआ था नीचे की तरफ देख रहा था, तो लड़की लड़के से कह रही थी कि अगर मौका लग गया तो तुम मेरे साथ शादी कर लोगे। तो मैं भी लड़के का जवाब सुनने को बहुत ज्यादा वो हुआ दिल में कि सुनूं क्या कह रहा है। पूछा उस लड़की ने लड़के से कि अगर मौका लग गया तो आप मेरे साथ शादी कर लोगे। तो लड़का बोला अगर मौका लग गया तो फिर शादी की क्या जरूरत है। अरे वाह। अब मुलाजा फरमाए 4 मिसरे और के, पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी। पहले तो बेमरवत का मतलब यह हुआ कि हमारा एक झगड़ा हो गया हमारी वाइफ हस्बैंड का। और झगड़ा यह था कि लेडी तो ये कहती थी कि मैं आपके साथ रहूंगी, और उनके हस्बैंड कहते थे मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। बहुत उनसे काम लिया क्यों नहीं रहेंगे, कि नहीं बस इनके साथ नहीं रहूंगा। पुलिस केस हो गया, इतना झगड़ा हुआ, पुलिस से भी बात नहीं निपटी, दोनों ने कोर्ट कचहरी हो गए, दोनों ने अपने अपने वकील कर लिए। जब पेशी हुई तारीख पे तो जज साहब बोले, दोनों के वकील खड़े थे कि क्या मामला है। वकील साहब बोले कि साहब ये वाइफ है, ये इनके हस्बैंड है, इनकी वाइफ, ये हस्बैंड कह रहे मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। उनसे पूछा क्यों नहीं रहना चाहते। कल नहीं बस नहीं रहना, नहीं यहाँ वजह बतानी पड़ती है, बताइए क्यों नहीं रहना चाहते। कल बस मैं खुश नहीं हूँ। उनकी वाइफ से पूछा क्या ये आपके साथ खुश नहीं है। तो वाइफ बोली कि इसी के नखरे वरना पूरा मोहल्ला खुश है। पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। और झंझट वो तुमको छोड़ है बाहों में गैर की, ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, वाह। ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया। बहुत अच्छा है सज्जाद भाई, वाह वाह वाह। अब ये अच्छा मामला ये होता है कि जब वाइफ हस्बैंड का झगड़ा होता है तो शक, एक मोबाइल ऐसा सिस्टम बन गया है कि वो शक दूर कर देता है, और वो शक भी इतना बढ़ा भी देता है। अक्सर अपनी उनकी एक लेडी थी, अपने हस्बैंड को चेक करती रहती थी।
अक्सर उन्हें परेशान करती थी, घंटी बजती थी उनके हस्बैंड की, वो कहते थे हेलो जी, कल में उनकी आप कहिए, कल कहाँ हो, कल साइकिल पे, कि घंटी बजा के दिखाओ। और वो घंटी बजा के सबूत देते थे, बहुत शक करती थी। अब फिर फोन करते थे, तो करती थी 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर फोन करती थी कि वो पूछते थे हेलो के कहाँ हो, कि कार में, के हॉर्न बजा के दिखाओ। अब उनके हस्बैंड बहुत परेशान थे और 2 घंटे बाद सबूत देना पड़ता था उन्हें कि मैं यहाँ हूँ, और उसकी आवाज बतानी पड़। उन्होंने सोचा अपनी वाइफ को भी तो चेक करूँ मैं। उन्होंने सोचा मैं अब घरवाली को चेक किया, उन्होंने फोन किया घरवाली के पास, घंटी बोली, बोले कि कहाँ हो, कि बोर्ची खाने में, कि मिक्सी चला के दिखाओ। ग्रर मिक्सी चलाई तो उन्हें यकीन आ गया कि बोर्ची खाने में। 2 घंटे बाद फिर फोन किया उनके हस्बैंड ने, बेगम कि जी कहाँ हो, कि रसोई में, कि मिक्सी चला के दिखाओ। फिर मिक्सी चला के सब। 2 घंटे बाद फिर फोन किया कि बेगम कि जी कहाँ हो, कि वहीं का रसोई में, क्या गरज ये 5 बार फोन किया, वही रसोई, वो बोर्ची खाना, वही मिक्सी। इत्तेफाक से वो जल्दी घर पहुंच गए, उम्मीद से पहले। बैल बजाई घर में जाने के लिए, तो नौकरानी ने दरवाजा खोले, उनकी वाइफ ने दरवाजा नहीं, नौकरानी को देखते बोले कहाँ है, कहले कौन, कहले मेरी बीवी, कहले वो तो सुबह ही निकल जा मिक्सी लेके। मिक्सी ले गए। एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे पुर्जों को संवारे जाए, हम कहां तक तेरे पुर्जों को संवारे जाए। और ये भी हाशिम भाई की फरमाइश, और मैं पूरी करता चलूं, वजह उसकी कि बहुत लंबी फहरिस्त है, और गंजडवारा में मेरी हाजिरी रहती है। और हाजिरी ये कि मैं सज्जाद बन के आया था और झंझट बन के गया हूँ, यहाँ से मेरे आप लोगों की मोहब्बत है। बहरहाल मैं वो सुना देता हूँ हकले से मुताल्लिक, क्योंकि पिछली बार भी फरमाइश रह गई थी। हकला जो होता है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं भूमि का बतौर, फिर वो गजल आपके, नई गजल आपको सुनाऊंगा। बिल्कुल वो ये कि साहब हकला जो होता है बड़ा सीधे किस्म का आदमी होता है। हकला सीधा ये होता है कि अपनी बात पूरी नहीं कह पाता, अक्सर जब अटक जाता है तो उसकी बात दूसरा आदमी पूरी करता है। ये अटक गया तो यही हुआ। एक बार मेरे साथ ये हुआ कि साहब हाशिम भाई ने, मेरे अजीज दोस्त हाशिम फिरोजाबादी साहब ने फिरोजाबाद में एक मुशायरा कर रखा था GIC कॉलेज में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। मैं देर से पहुंचा, 1:30 बजे गाड़ी लेट हो गई। अब हकले से मेरा वास्ता ये हुआ कि 1:30 बजे मैं रिक्शा वाले के साथ, मैंने कहा साहब GIC कॉलेज, कहले साहब मुझे तो मालूम नहीं। मैंने चलो किसी से पूछते, फटाफट गाड़ी रिक्शा में बैठा, तो साहब जैसे ही मैं पहुंचा तो एक साहब अंधेरे में मिले। मैंने इनसे मालूम कर लेते, मुझे नहीं मालूम ये हकले हैं। और मैं उनसे पूछ बैठा, भाई साहब ये GIC कॉलेज कहाँ है? अब बताने की तो बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जल्दी में था, वो अटक जाता था, मैं बात पूरी करता था उसकी, तो वो होती नहीं थी वो बात। अब मुलादा फरमाए उनके करीब पहुंच, मैंने भाई साहब ये GIC कॉलेज, अरे भाई मैंने मेडिकल स्टोर के पास, कह लगा नहीं, अरे भाई मैंने कहा म्युनिसिपल टंकी के पास, कह लगा नहीं, अरे भाई मैंने भाई साहब आप मैं करे जा रहे हैं, कुछ बोलिए तो, पहले बोल दे। कहने लगे जी मैंने मोहल्ला सत्ती में, कह लगा नहीं, अरे भाई मालूम नहीं। और सुनिए ये एक और फरमाइश में हाशिम भाई ने की है, वो ये कि एक साहब हकला के बोलते थे उनकी शादी हो गई, और शादी की पहली रात वो जब अपनी वाइफ के पास, हकले थे बेचारे, अब देखिए क्या परेशानी उस रात की मुलादा फरमाए। वो ये कि जब उनकी शादी हुई और शादी की पहली रात जो अपनी वाइफ के पास पहुंचे, तो बेड के ऊपर लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी, बैठने की इजाजत मांगने लगे उनके पास, उधर से कोई रिस्पॉन्स, कोई जवाब नहीं मिला, तो खुद ही बैठ गए बेड पे। अब बैठने के बाद वो घूंघट हटाने के लिए कहने लगे अपनी वाइफ से। अब देखिए क्या परेशानी थी उनके साथ, इजाजत मांगने लगे, बैठने के करीब पहुंचे और उनसे पूछा कि अरे भाई तुम कहो तो बैठ जाओ। कोई असर नहीं हुआ, फिर कोशिश की कि शायद इस बार कोई असर हो जाए, उनसे पूछा कि अरे भाई बैठ जाओ। जब कोई जवाब नहीं मिला, खुद ही बैठ गए, बैठ के कहने लगे लो हम बैठ गए। घूंघट हटाने के लिए कहने लगा उनसे कि अरे भाई ये
मुंह हटा दो। कोई असर नहीं हुआ। फिर कोशिश की कि अरे भाई ये हटाती क्यों नहीं? घूंघट के एकदम अंदर से आवाज आई कि तुम ही हटा देते। कहने लगा कमाल हो गया, तुम तो मेरी बहन निकली। अब मुलाजा फरमाए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है वसीम भाई, हकला के बोलते हैं। अब गजल सुने, मतलब पेश कर रहा हूँ। वो हकला के बोलते हैं, उनकी पहले जब आया था तो उनका इश्क चल रहा था। अब उनकी शादी हो गई 1-2 साल में, और वो इतनी मोहब्बत करते थे अपनी वाइफ से कि वो ससुराल चली गई। और ससुराल जाने के बाद मायूस दिखाई दिए। 2 महीने का गैप हो गया। मैं उनके करीब पहुंचा, मैंने कहा भाई वसीम साहब क्या मामला है? तो वसीम भाई ने मतलब सुनाया, शायर भी है। तो मैंने उनसे कहा क्या बात, क्यों मायूस? कर लगी अब आ भी जा, ना नखरे ना झंझट दिखा मुझे। अब आ भी जा, है घर में अंधेरा तेरे बगैर। अब आ भी जा, है घर में अंधेरा तेरे बगैर, और सूनी पड़ी है आज ये खटिया। नूरुन निसा तू जब से गई अपने ममाए के, नूरुन निसा तू जब से गई अपने मायके, बेनूर हो गई मेरी दुनिया तेरे बगैर। अच्छा है भाई, वाह। और तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। अच्छा लगे ना रात में सोना तेरे बगैर। और तन्हाई में ले आती है खाना पड़ोसन। तन्हाई में ले आती है खाना ये पड़ोसन। अब उसी का तो सहारा है। तशरीफ रखिए। सज्जाद झंझट साहब के इस खूबसूरत कलाम के बाद सज्जाद भाई आई। अल्तमश बहुत अच्छे नाजिम, माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें और तरक्की दे। हुआ ये कि साहब सज्जाद भाई, वो तेरे बाबा वसीर एक चले हाँ मैं बता रहा हूँ। असल में मेरी साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो जहाँ भी जाता हूँ, क्योंकि मज़ाहिया शायर हूँ, कहीं भी झगड़ा भी होता है वहाँ से भी मिजाह उठा लेता हूँ या मिल जाती है। अभी क्या हुआ कि ट्रेन से जब मैंने ट्रेन बदली, मैंने अभी अल्तमश को सुनाया था तो कह रहे वो बात बता दीजिए। तो वहाँ से शाहगंज के लिए जो ट्रेन मिली है, वहाँ पे एक लड़का लड़की मेरे के सामने बैठे हुए थे दोनों। तो एक दूर उनके बड़े मियाँ बैठे थे, उनकी हरकतों को देख रहे थे। हरकतें कोई लड़के लड़की की अल्लाह ना करे कोई ऐसी नहीं थी, सिर्फ लड़की लड़के से कह रही थी कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बड़े मियाँ उनकी हरकतों को मैं भी देख रहा था, वो भी देख रहे थे। तो लड़की ने जैसे ही कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो लड़के ने उसे करीब बुलाया, माथे के 3 प्यार लिए और उससे पूछा कैसा है? कहना बिल्कुल ठीक है। बड़े मियाँ भी ताज्जुब में गए, मैं भी ताज्जुब में के साथ। थोड़ी देर के बाद फिर वो लड़की ने कहा कि मेरे हाथ के गट्टे में, मतलब हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। तो लड़के ने उसी तरीके से हाथ पकड़ा और उसके गिन के 2 प्यार लिए और उससे पूछा कैसा है? कहले बिल्कुल ठीक है। तो बड़े मियाँ बड़े परेशान थे किसी वजह से, तो वो उठ के बड़ी मुश्किल से उठे। अपनी सीट से मैं उन्हें देख रहा था, तो वो सीट से उठ के उस लड़के के पास गए, जाके बोले कि बेटे एक बात पूछूं। कहले क्या? कहले तेरे पे बवासीर का भी इलाज है नहीं? क्या कहने भाई। तो ये गुरुद्वारा की वजह से वैसे अच्छा नहीं थी। कौन शायरा आखिर प्याम किसका था? अल्तमश भाई जनाब, थी कौन शायरा आखिर प्याम किसका था? हमें बतलाइए नाजिम सलाम किसका था? हमें बतलाइए नाजिम सलाम किसका था? ये किसने सुर्ख किया है तुम्हारे गालों को? हमें बतलाइए जाना ये काम। बहुत अच्छा है। अभी चाय बटी
मेरे तक पहुंची या नहीं पहुंची अब मुलाजा फरमाए। हाशिम भाई थी कौन शायरा, आखिर प्याम किसका था, हमें बतलाइए नाजिम सलाम किसका था। वो अंधा कौन था, बांटी थी रेवड़ी जिसने। वो अंधा कौन था, बांटी थी रेवड़ी जिसने। तुम्हारी बज़ में ये इंतजाम किसका था, किसका था। और एक ये शेर भी मुलाजा कर ले, तुम्हारी बज़ में इंतजाम किसका था कि खता किसी की गोश्त बंद हमारा किया। खता किसी की गोश्त बंद हमारा किया। जो हम पे उतरा है नजला जुकाम किसका था। जो उतरा हम पे नजला वो जुकाम किस। अच्छा गोश्त पर पाबंदी पे मैं सुना दूं, गोश्त पे जब पाबंदी लगी उससे फायदा भी हुआ हमारे हरिद्वार की वजह से। कुछ ये मामला ऐसा रहा कि गोश्त पे पाबंदी लग गई तो ये फायदा हुआ कि अल्लाह, अब 4 मिसरे सुन ले उससे फायदे के, कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। उसके बावजूद एक मेहमान मेरे घर में फंस गए आके उस लॉकडाउन में, और के 15 दिन तक मेरे पास रहे। मैंने भी एक परचून की दुकान खोल ली थी क्योंकि मेरे पास भी कारोबार मुशायरे बंद थे, तो परचून की दुकान खोली। उसी तरीके से उनकी खिदमत करता रहा, मेहमान नवाजी करता रहा। दालें मौजूद थी, सुबह को मूंग की दाल की खिचड़ी, उड़द की दाल, मसरी की दाल, ये दाल वो दाल, अरहर की दाल, यही खिलाता रहा। 15 दिन जब गुजर गए, कलियर शरीफ का मेला आने वाला था तो हम लोग घर में जिक्र कर रहे थे, चचा बैठे हुए थे, बड़े भाई बैठे हुए थे कि आज चांद की क्या तारीख है। कोई 8 कह रहा था, कोई 10 कह रहा था, मैं 11 कह रहा था। तो हमने मेहमान से पूछा, मैंने साहब आप बताइए चांद की क्या तारीख है। कहले चांद का तो पता नहीं, लेकिन हाँ दाल की 14 है। अच्छा हमें जब एहसास दिलाया मेहमान ने, तो हमने बेगम ने कहा कि एक काम करें, इनकी किसी तरीके एकदम ख्याल आया कि अंडे से तो खिदमत की जा सकती है, तो अंडा करी हमने अंडा करी बनवाई जाए, ये भी गोश्त से मुताल्लिक है। तो हुआ ये कि साहब हमने अंडा करी बहुत अच्छी मेरी बेगम ने बनाई और मैंने उनके सामने पेश की कि आज खुश हो जाएगा मेहमान। लेकिन हुआ ये कि साहब मेरी बदनसीब बदकिस्मती ये कि उसको अंडे से एलर्जी थी या उसको एसिडिटी बनती थी या डॉक्टर ने मना कर रखा था। अंडे को देख के उसके चेहरे का तासुरात देखे तो अब 4 मिसरे सुन ले। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देख के मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अच्छा है भाई, ये बहुत वाह वाह वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। और ये भी देख ले 4 मिसरे के साथ अभी हमारे यहाँ एक जमात आई और वो मस्जिद में जब आई तो जो अमीर जमात थे उन्होंने एक बच्चे को ड्यूटी दे दी। गलत किया, बच्चों को नहीं देनी चाहिए थी कि साहब बेटे नमाज पे खड़े होकर जब सलाम फिर जाए, ये कहना है सबको खड़े होकर सभी हजरात नमाज के बाद तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात कोई ना कोई खड़ा होकर कह देता है। लेकिन अब बच्चे को जब कहा तो बच्चा बड़ा परेशान कि अमीर जमात साहब क्या कहा इन्होंने। उन्होंने कोशिश करके फिर पूछा कि अमीर साहब कि बेटे ये कहना है कि सब लोग नमाज के बाद तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। अब वो डांट के जो कहा वो एकदम अच्छा साहब, और वो साहब यही याद करता रहा, रुकू में भी ये याद करता रहा, सजदे में भी ये याद करता रहा, नमाज हुई नहीं। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई और सलाम फेरा के एकदम खड़ा हुआ कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। अब इमाम साहब कर ले, मैंने क्या कर दिया। सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, सच है इसका खुलासा कर ना पाए मौलवी, 3 बार तलाक आखिर किस लिए कहना पड़ा। बात तो एक बार की भी सुनती नहीं है औरतें, 3 बार तलाक झंझट इसलिए कहना पड़ा। बहुत 3 बार। अच्छा एक मौलवी साहब मेरे बहुत अजीज है, अभी वो फारिग हो गए देवबंद से, तो मैंने उनसे पूछा मौलवी साहब एक मसला पूछना है। कल पूछो। मैंने कहा अगर आदमी वजू से हो और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए, किसी गैर औरत के वजू से हो और रास्ते में चलते हुए किसी गैर औरत के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी। मौलवी साहब बोले वजू हाथ पैर टूट जाएंगे।
दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, आखिर में 4 मिसरे सुन ले, कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी हो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है।